सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कण्व वंश ने किस वंश को हटाया? तो सही जवाब है शुंग वंश को हटाया था। कण्व वंश ने शुंग वंश को हटाया था। अगला प्रश्न, सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है सिमुक। सिमुक था सातवाहक वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। कुषाण काल में कला का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धर्म प्रचार। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। कुषाण काल में तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, सातवाहक काल में समाज का आधार क्या था? तो वो था वर्ण। सातवाहक काल में समाज का आधार था वर्ण। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में मथुरा किसका केंद्र था? तो वो था कला का। कुषाण काल में मथुरा जो था वो कला का केंद्र था। अगला प्रश्न है, सातवाहक वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी प्रतिष्ठान। सातवाहक वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वासुदेव कण्व। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव कण्व। अगला प्रश्न है, सातवाहक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, शक शासन रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख कहाँ मिला? तो वो मिला जूनागढ़ में। याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो सही है जवाब है कनिष्क था। कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी पुरुषपुर। कुषाण वंश की राजधानी थी पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली का विकास कब हुआ? तो वो कुषाण काल में हुआ था। गंधार कला शैली का विकास जो है वो कुषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तो वो कनिष्क के समय में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? तो वो मेनांडर से संबंधित है मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है, सातवाहक काल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो वो भाषा थी प्राकृत भाषा। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा जो थी वो प्रमुख थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद प्रमुख वंश कौन सा था? तो वो था शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में शुंग वंश जो था वो प्रमुख वंश था। अगला प्रश्न है, किस काल में इस काल में व्यापार मुख्यतः किससे था? तो वो था रोम से। कुषाण काल में व्यापार मुख्यतः रोम से था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने बढ़ाया? तो वो कुषाण वंश ने बढ़ाया था। स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रचलन है वो कुषाण वंश ने बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में स्वर्ण मुद्राएं किसका प्रतीक थी? तो वो समृद्धि की प्रतीक थी। कुषाण काल में स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो थी समृद्धि की प्रतीक। नेक्स्ट, कुषाण काल में महायान का प्रसार कहाँ हुआ? तो वो हुआ था चीन में। कुषाण काल में महायान का जो प्रसार है वो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था सुशर्मन। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन।
अगला प्रश्न है इंडो ग्रीक शासक मेनांडर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मिलिंद नाम से। इंडो ग्रीक शासक मेनांडर को मिलिंद नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था देवभूति। याद में रख लेना है, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अगला प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग पहले किस पद पर था? तो वो था सेनापति के पद पर। शुंग वंश का जो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था वो पहले सेनापति के पद पर था। अगला प्रश्न है शुंग वंश के समय किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ? तो वो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था शुंग वंश के समय में। अगला प्रश्न है सातवाहक वंश के किस शासक ने शक शासकों को हराया? तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहक वंश के शासक को हराया। अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती के रचयिता कौन थे? तो वो थे हाला। गाथा सप्तशती के लेखक थे, रचयिता थे हाला। अगला प्रश्न है इंडो ग्रीक शासक मेनांडर का गुरु कौन था? तो वो था नागसेन। इंडो ग्रीक शासक मेनांडर का गुरु था नागसेन। अगला प्रश्न है शक शासक रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो वो था पश्चिमी क्षत्रप से। पश्चिमी क्षत्रप से था शक शासक रुद्रदामन प्रथम का संबंध। अगला प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन माना जाता है? तो वो है कड़फिसेस प्रथम। कड़फिसेस प्रथम जो है वो कुषाण वंश का प्रथम शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का स्वर्णकाल किसके समय था? तो वो था कनिष्क के समय में कुषाण वंश का स्वर्ण काल था। अगला प्रश्न है गंधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वो था तक्षशिला में। गंधार कला का जो मुख्य केंद्र था वो तक्षशिला में था। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली का संबंध किससे है? तो वो है कुषाण वंश से। मथुरा कला शैली का जो संबंध है वो कुषाण वंश से है। अगला प्रश्न है सातवाहक वंश के सिक्कों पर किसका चित्र होता था? तो वो राजा का चित्र होता था। कुषाण सातवाहक वंश में सिक्कों पर राजा का चित्र होता था। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? तो वो था कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कनिष्क ने करवाया था। अगला प्रश्न है सातवाहक काल में भूमिदान किसे दिया जाता था? तो वो ब्राह्मण को दिया जाता था। सातवाहक काल में भूमिदान जो है वो ब्राह्मण को दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश में मात्र सत्तात्मक परंपरा का प्रमाण किससे मिलता है? तो वो अभिलेख से मिलता है। सातवाहक वंश में मात्र सत्तात्मक परंपरा का प्रमाण जो है वो अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है कि कुषाण काल में प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो वो था अश्वघोष। कुषाण काल में प्रसिद्ध विद्वान जो था वो था अश्वघोष। अगला प्रश्न है सातवाहक काल में समाज कैसा था? तो वो वर्ण आधारित था। सातवाहक काल में वर्ण आधारित था समाज। अगला प्रश्न है कुषाण काल में व्यापार किस मार्ग से होता था? तो वो रेशम मार्ग से होता था। कुषाण काल में व्यापार जो है वो रेशम काल से होता था। नेक्स्ट है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक है अश्वघोष। अगला प्रश्न है रेशम मार्ग किससे जुड़ा था? तो वो व्यापार से जुड़ा था। रेशम मार्ग का संबंध था व्यापार से। अगला प्रश्न है शक शासकों की उपाधि क्या थी? तो वो थी क्षत्रप। क्षत्रप थी शक शासकों की उपाधि। अगला प्रश्न है सातवाहक वंश के सिक्के मुख्यतः किस धातु के थे? तो वो थे सीसा के। सातवाहक वंश के जो सिक्के थे वो सीसा धातु के थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुषाण काल में किस भाषा का विकास हुआ? तो सही जवाब है संस्कृत भाषा का। कुषाण काल में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। अगला प्रश्न है गुप्त काल का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो इसका सही जवाब है कालिदास। गुप्त काल का प्रसिद्ध कवि था कालिदास, और गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी थी? तो वो यूनानी शैली में बनी थी। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी शैली में बनी थी। अगला प्रश्न है सातवाहन काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो वो बौद्ध धर्म था प्रमुख। सातवाहन काल में ब्राह्मण प्रमुख धर्म था। अगला प्रश्न है कुषाण वंश किस क्षेत्र से आया था? तो वो आया था मध्य एशिया से। कुषाण वंश जो है वो मध्य एशिया से आया था। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो वो वैष्णव धर्म प्रमुख था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म प्रमुख धर्म था। अगला प्रश्न है गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक मिश्रण। गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी सांस्कृतिक मिश्रण। अगला प्रश्न है शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो सही जवाब है कण्व वंश आया था। शुंग वंश के बाद में कण्व वंश आया था। अगला प्रश्न है शुंग वंश का दूसरा शासक कौन था? तो वो था अग्निमित्र। शुंग वंश का दूसरा शासक था अग्निमित्र शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हम चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश किस क्षेत्र में प्रमुख था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत में। सातवाहन वंश जो था वो दक्षिण भारत में प्रमुख था। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का अन्य नाम क्या था? तो वो था आंध्र। सातवाहन वंश का अन्य नाम था आंध्र। अगला प्रश्न था फहान किस काल में भारत आया था? तो वो आया था गुप्त काल में। फहान जो है वो गुप्त काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कण्व वंश का शासन काल लगभग कितने वर्ष रहा? तो वो 45 वर्ष तक रहा था। कण्व वंश का जो शासन काल है वो 45 वर्षों तक रहा था। अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती किस भाषा में था? तो वो था प्राकृत भाषा में। गाथा सप्तशती जो था वो प्राकृत भाषा में था। अगला प्रश्न है इंडो ग्रीक शासक कौन थे? तो वो यूनानी थे। इंडो ग्रीक शासक जो थे वो यूनानी थे। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे गणित एवं खगोल से। गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित थे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक थे कड़फिसेस। अगला प्रश्न है कुषाण वंश किस मूल के थे? तो वो मध्य एशियाई थे। कुषाण वंश जो थे वो मध्य एशियाई थे। अगला प्रश्न है कुषाण काल में किस धर्म का विकास हुआ? तो वो बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। कुषाण काल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली में किसका प्रभाव था? तो सही जवाब है यूनानी का प्रभाव था। गांधार कला शैली में यूनानी का प्रभाव था। अगला प्रश्न है आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है सातवाहन शासकों की उपाधि क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणापथपति। दक्षिणापथपति थी सातवाहन शासकों की उपाधि। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली किससे संबंधित है? तो वो कुषाण से संबंधित है। मथुरा कला शैली जो है वो कुषाण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दक्षिणापथपति का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है दक्षिण का स्वामी। दक्षिण का स्वामी कहते हैं दक्षिणापथपति को। अब अगला प्रश्न है कि गुप्त
काल में किस लिपि का प्रयोग हुआ? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न है शक संवत की शुरुआत किसने की? तो वो कनिष्क ने की थी। शक संवत की जो शुरुआत है वो कनिष्क ने की थी। अगला प्रश्न है कुषाण काल में कौन सा मार्ग प्रसिद्ध था? तो वो था रेशम मार्ग। कुषाण काल में रेशम मार्ग प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है सातवाहन काल में किस प्रकार का समाज था? तो वो वर्ण आधारित समाज था सातवाहन काल में। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त ने किससे संघर्ष किया? तो वो हून से संघर्ष किया था। स्कंदगुप्त ने हून से संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क का संबंध किस धर्म से था? तो वो था बौद्ध धर्म से। कुषाण शासक कनिष्क का संबंध था बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को किस युग का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उसे विज्ञान का, कला का और साहित्य का, ये तीनों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गुप्त काल में तीनों कला जो थे यानी विज्ञान, कला और साहित्य, ये तीनों जो थे वो चरम पर थे, यानी तीनों जो थे वो सफल थे। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है भारत का। अगला प्रश्न है कि शक शासक किस नाम से जाने जाते थे? तो वो क्षत्रप नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था? तो वो था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम था पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख शासक। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली का विकास कब हुआ? तो वो हुआ था गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली का जो विकास है वो हुआ था गुप्त काल में। अगला प्रश्न है सातवाहन काल में कर प्रणाली कैसी थी? तो वो सरल थी। सातवाहन काल में कर प्रणाली जो थी वो सरल थी, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न है कुषाण काल में कौन सा धर्म सबसे अधिक फैला? तो वो है बौद्ध धर्म। कुषाण काल में बौद्ध धर्म जो है वो सबसे अधिक फैला था। अगला प्रश्न है कि वरामिहिर किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो वो खगोल शास्त्र के विद्वान थे, वराह मिहिर। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली का केंद्र कहाँ था? तो वो था मथुरा में। मथुरा कला शैली का केंद्र था मथुरा में। अगला प्रश्न है कुषाण काल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा फैली? तो वो महायान फैली थी। कुषाण काल में जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा फैली थी। अगला प्रश्न है महायान का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है बड़ा वाहन। महायान का अर्थ होता है बड़ा वाहन। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कुषाण काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। कुषाण काल में शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। अगला प्रश्न इंडो ग्रीक शासक किस धर्म से प्रभावित थे? तो वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे इंडो ग्रीक शासक। अगला प्रश्न है मेघदूत के लेखक कौन है? तो वो है कालिदास। मेघदूत जो है वो कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन सा साहित्य प्रसिद्ध था? कुषाण काल में कौन सा साहित्य प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती जो प्रसिद्ध था कुषाण काल में। अगला प्रश्न है शुंग वंश किस धर्म का समर्थक था? तो वो ब्राह्मण धर्म का समर्थक था शुंग वंश। इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक कौन था? तो वो था स्कंदगुप्त।
याद में रख लेना है कि गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहक वंश का शासक किस क्षेत्र में था? तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र में। सातवाहक वंश का जो शासक था वो दक्षिण क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है कि सातवाहक काल में कौन सा युग कहा जाता है? सातवाहक काल को कौन सा युग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है संक्रमण काल कहा जाता है सातवाहन काल को। अगला प्रश्न है, महादंड नायक पद किससे संबंधित था? तो वो था सेना से। महादंड नायक पद जो था वो सेना से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो सही जवाब है वो था ब्राह्मण धर्म। सातवाहन काल में ब्राह्मण धर्म जो था वो प्रमुख था। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश किससे संबंधित था? तो वो था मध्य एशिया से। कुषाण वंश जो था वो मध्य एशिया से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उपरीक कौन होता था? तो वो होता था प्रांत का शासक। गुप्त काल में उपरीक जो था वो प्रांत का शासक होता था। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में कला का कौन सा रूप प्रसिद्ध था? तो वो था गंधार। गंधार था कुषाण काल में कला का गंधार रूप प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन काल में किसका विकास हुआ? तो वो व्यापार का विकास हुआ। सातवाहन काल में व्यापार का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वो है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के समय किस ग्रंथ की रचना मानी जाती है? तो वह है मनुस्मृति की। शुंग वंश के समय मनुस्मृति की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, शुंग काल में किस स्तूप का विस्तार हुआ? तो वो सांची के स्तूप का विस्तार हुआ था शुंग काल में। नेक्स्ट, गुप्त काल में किस धातु की मुद्राएं अधिक प्रचलित हुई थी? तो वो सोना धातु की मुद्राएं अधिक प्रचलित हुई थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, भरहूत स्तूप किस काल से संबंधित है? तो वो शुंग काल से संबंधित है। भरहूत जो है वो शुंग काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे गणित के क्षेत्र में। ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणित के क्षेत्र में संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सातवाहक वंश के अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि में है। सातवाहन वंश के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है कि सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। सूर्य सिद्धांत का जो संबंध है वो है खगोल विज्ञान से। अगला प्रश्न है कि अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप है आंध्र प्रदेश में स्थित। अगला प्रश्न है कि सातवाहन काल में नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी से। सातवाहन काल में नासिक अभिलेख जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में श्रेणी का क्या अर्थ था? तो उसका अर्थ था व्यापारी संघ। गुप्त काल में श्रेणी का अर्थ था व्यापारी संघ। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। अगला प्रश्न है, नहपान किस वंश का शासक था? तो वो था शक वंश का। नहपान जो था वो शक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत किससे जोड़ी जाती है? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ी जाती है, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, गौतमी बालश्री किसकी माता थी? तो वो थी गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी गौतमी बालश्री। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में पुरुषपुर किसका आधुनिक नाम है? तो वो पेशावर का। कुषाण काल में पुरुषपुर जो है वो पेशावर का आधुनिक नाम है। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो वो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकला जो है वो गुप्त
काल से संबंधित है? अगला प्रश्न है, कुषाण काल में मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था कला के लिए प्रसिद्ध था। कुषाण काल में मथुरा जो था वो कला के लिए प्रसिद्ध था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में किस विद्वान ने संस्कृत का विकास किया? तो वह अश्वघोष ने किया था। कुषाण काल में अश्वघोष ने संस्कृत का विकास किया था। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ? तो वो हुआ दक्षिण पश्चिम भारत में। खरोष्ठी लिपि का जो प्रयोग है वो दक्षिण पश्चिम भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन काल में कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो वो था सोपारा। सातवाहन काल में सोपारा बंदरगाह प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन काल में व्यापार का मुख्य साधन क्या था? तो वो था समुद्री मार्ग। सातवाहन काल में व्यापार का मुख्य साधन था समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न है, यवन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो वो यूनानी के लिए प्रयुक्त हुआ। यवन शब्द जो है वो यूनानी के लिए प्रयुक्त हुआ। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में कौन सी मुद्राएं प्रसिद्ध थी? तो वो मुद्राएं थी स्वर्ण मुद्राएं थी, प्राचीन कुषाण काल में प्रसिद्ध मुद्राएं। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में कौन सा नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो वो था मथुरा। कुषाण काल में मथुरा जो नगर था वो व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन काल में कर्णाशपन क्या था? तो वो था मुद्रा। याद में रखना है, सातवाहन काल में कर्णाशपन जो था वो मुद्रा था। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो वो उच्च थी। क्या रखना है, सातवाहन काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो उच्च दर्जे की थी। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में नागार्जुन किस शाखा से जुड़े थे? तो वो महायान शाखा से जुड़े थे। बौद्ध धर्म की दो शाखा है, हीनयान और महायान, तो वो महायान से जुड़े थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में संस्कृति कैसी थी? तो वो मिश्रित थी। कुषाण काल में जो संस्कृति थी वो मिश्रित संस्कृति थी। अगला प्रश्न है कि सातवाहन काल में धर्म का मुख्य रूप क्या था? तो वो था ब्राह्मण। सातवाहन काल में धर्म का मुख्य रूप था ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में गंधार कला का मुख्य विषय क्या था? तो वो था बुद्ध की मूर्तियां। कुषाण काल में गंधार कला का मुख्य विषय था बुद्ध की मूर्तियां। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में विहार किससे संबंधित था? तो वो था बौद्ध मठ से। कुषाण काल में विहार जो था वो बौद्ध मठ से संबंधित था। अगला प्रश्न है, नहपान किससे संबंधित था? तो वो था शक से। नहपान जो था वो शक से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की? तो वो कनिष्क ने धारण की थी। कुषाण काल में देवपुत्र की जो उपाधि है वो धारण की थी कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में महापात्र किसे कहा जाता था? तो वो अधिकारी को कहा जाता था। सातवाहन काल में महापात्र जो है वो अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का अंतिम और प्रमुख शासक कौन था? तो वो था स्कंदगुप्त। गुप्त काल का अंतिम व प्रमुख शासक था स्कंदगुप्त। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सातवाहक वंश में आंध्र शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है जनजाति। सातवाहन वंश में आंध्र शब्द का अर्थ है जनजाति। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। कुषाण काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में महायान का विकास किसने किया? तो वो नागार्जुन ने किया था। कुषाण काल में महायान का जो विकास है वो नागार्जुन ने किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में कौन सा उद्योग विकसित हुआ? तो वो वस्त्र यानी कपड़ों का जो उद्योग था वो विकसित हुआ था सातवाहन काल में। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में कौन सा नगर राजधानी था? वो था पुरुषपुर। कुषाण काल में पुरुषपुर जो था वो राजधानी था।
अगला प्रश्न है, कुषाण वंश किस क्षेत्र से आया था? तो वो मध्य एशिया से आया था कुषाण वंश। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो आधारित थी इतिहास पर। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।